हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप की आज की एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। सामीन इकराम, इंडिया और श्रीलंका की टी20 सीरीज़ का इख्तिताम हुआ है कल, और मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं और इस पे इंडिया और श्रीलंका की सीरीज़ को थोड़ा-सा एग्ज़ामिन करते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो जी सीरीज़ तो इंडिया जीत गया। अब सीरीज़ का अगर शुरू से देखा जाए तो पहला जो मैच था जिसमें इंडिया ने 162 रन्स बनाए थे और श्रीलंका को 163 का टारगेट दिया था, उसमें श्रीलंका भी फँसा था, लेकिन वो था एंड तक, आखिरी बॉल तक वो मैच चला गया था और अक्षर पटेल ने मैच बचा लिया था। उसके बाद दूसरे मैच में श्रीलंका ने 200 प्लस रन्स बनाए, 207-8 रन्स का टारगेट दिया इंडिया को। इंडिया भी फँसा पहले, लेकिन फिर अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव जो है और एंड में शिवम मावी वगैरह इस मैच को ले गए, एंड तक आखिरी ओवर तक ले गए, लेकिन कंफर्टेबली श्रीलंका 14-15 रन से ये मैच जीत गया इन दी एंड। अब कल था तीसरा मैच। कल इंडिया ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया हार्दिक पांड्या ने, और शुभमन गिल एक मरतबा फिर उसको दोबारा चांस दिया गया ईशान किशन के साथ। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ईशान किशन को क्या हो गया है, मतलब अभी अभी वो बंदा डबल सेंचुरी करके आ रहा है बांग्लादेश से। रिसेंटली अभी उसने ओडीआईस में डबल सेंचुरी की, 210 रन की इनिंग खेली। पता नहीं उसको घर में आके क्या हो गया, समझ से बाहर है। मुझे ये इंडियन प्लेयर्स की समझ नहीं आती, इनकी अक्सर ये जो यंगस्टर्स है ना, कि ये कंसिस्टेंसी का इतना प्रॉब्लम क्यों है इनके अंदर। हालांकि आप 200 करके आए हुए भाई, आपका कॉन्फिडेंस तो ये होना चाहिए। खैर, ईशान किशन एक बार फिर कल जो है फेल हो गए। शुभमन गिल कल फंसे रहे। कल उन्होंने बस विकेट नहीं दी, थ्रो नहीं की, मतलब वो खड़े, लेकिन उनकी जो खड़े रहने में कोई मजा नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी। बस ये था कि बस वो उन्होंने कहा विकेट, अब थोड़े बहुत रन्स तो करूँ ना मैं, अब थोड़े बहुत रन्स तो करूँ ना, जैसे बंदा नहीं जबरदस्ती रन्स करता। तो कल उन्होंने इस तरह रन्स किए हैं। कल वो कोई अथॉरिटी में नजर नहीं आए, कोई फ्लो नहीं था उनकी बैटिंग के अंदर, कोई पेस नहीं थी उनकी बैटिंग के अंदर। तो मेरे हिसाब से तो शुभमन गिल टी20 में डिजर्व नहीं करता। शुभमन गिल एक लॉन्गर फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर हो सकता है, जैसा कि टेस्ट में आप देख रहे हैं, या ओडीआई की हद तक भी वो ठीक है। लेकिन जहां तक टी20 की बात रही, मेरे हिसाब से शुभमन गिल जो है वो, मुझे तो टी20 प्रोडक्ट नहीं लगा। लेकिन हो सकता है कि आगे जाके अगर उसको कंसिस्टेंट चांसेस मिलते रहे तो हो सकता है कि वो अपनी वर्थ को प्रूव करे। लेकिन फिलहाल जितना मैंने देखा, उस पर भी प्रेशर नजर आया, और उसकी टेक्निक भी ऐसी नहीं है कि वो लॉन्गर हिट्स और छोटी गेम के अंदर, टी20 गेम के अंदर थोड़ा तेज खेल सके या जो भी है। आईपीएल को मैं नहीं देख रहा, मैं इंटरनेशनल मैचेस का प्रेशर जो है वो अलग होता है लीग से। तो मेरी जो अपनी, मैंने अपने जहन से जो देखा, तो मुझे शुभमन गिल प्रेशर में नजर आए और मुझे टी20 के खिलाड़ी नहीं लगे वो। हाँ, व्हाइट बॉल में आप ओडीआई खिलाए उसको, बहुत ही आला प्लेयर है, और टेस्ट मैच का तो आपको पता ही है कि वो प्रूवन प्लेयर है। कल इन्होंने राहुल त्रिपाठी को एक बार फिर खिलाया। राहुल त्रिपाठी पहले मैच में परफॉर्म नहीं कर सके थे, तो कल ड्यू था, क्योंकि इनके बारे में भी बहुत ज्यादा बात हो रही थी कि राहुल त्रिपाठी को शामिल किया जाए टीम में, जैसा कि संजू सैमसन के बारे में बात होती रही। संजू सैमसन तो बेचारा अनफिट हो गया, टीम से बाहर हो गया। तो कल राहुल त्रिपाठी ने ग्लिम्सिस ऑफ ब्रिलियंस दिखाए। जो उसने 14-15 बॉलों पे 35 रन की इनिंग खेली है ना, और जिसपे उसने छक्के चौके मारे हैं, तो कल लगा कि इसमें स्पार्क है इस बच्चे में। तो मुझे बहुत ही सेल्फलेस क्रिकेटर लगा वो, फुल ऑफ इंटेंट, और लेकिन बिल्कुल सेल्फलेस, टीम के लिए खेलने वाला खिलाड़ी लगा मुझे कल वो। और ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं ना, जो सेल्फलेस होते हैं, ये इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते। आप इनसे ये उम्मीद ना लगाएं कि ये हर मैच में आपको रन करके देंगे। स्काई को भी देख लें कि जब स्काई स्टार्टिंग में आए तो स्काई भी एक सेल्फलेस क्रिकेटर हैं अभी भी, लेकिन शुरू शुरू में स्काई भी हर मैच में परफॉर्म नहीं करते थे, लेकिन वो खेलते अपने अंदाज से थे। तो ऐसे क्रिकेटर्स को आपको जो है, जो सेल्फलेस हो, जो फुल ऑफ इंटेंट हो, जिनके अंदर हिटिंग कैपेबिलिटीज भरी पड़ी हो, तो ऐसे प्लेयर्स को आपको जरूर कंसिस्टेंट बेसिस पे चांस देना चाहिए। और ये मैं हार्दिक पांड्या से मुखातिब हूँ, इंडियन सिलेक्शन बोर्ड से मुखातिब हूँ, कि राहुल त्रिपाठी इज द मैन। इसके साथ आप टी20 में जा सकते हैं और इसको कंसिस्टेंट बेसिस पे आप इसको चांस दें, क्योंकि ये टीम प्लेयर मुझे लगा है कल। और मैंने आईपीएल में भी इसको देखा है, लेकिन जो इंटरनेशनल के अंदर कल मैंने इसको खेलते हुए थोड़ा सा देखे ना, प्लेयर, मैं कहता हूं कि बैट्समैन या प्लेयर ऐसा होना चाहिए कि वो जितनी देर भी खेल के जाए, वो थोड़ा बहुत अपना आप आपको दिखा के जाए, कि बंदा सोचे नहीं यार, ये बंदा अगर 8-10 बॉल में खेल गया लेकिन इसमें कुछ नजर आया। तो कल राहुल त्रिपाठी के अंदर हमें वो चीज नजर आई है कि एक सेल्फलेस, फुल ऑफ इंटेंट, हिटिंग कैपेबिलिटीज से भरा हुआ ये प्लेयर है, और ये बहुत फायदा उठा सकता है इंडिया इस प्लेयर से। लेकिन अगर इसको कंसिस्टेंटली चांसेस दिए गए तब, ये ना हो कि ये एक दो दो मैचेस में ना चले और इसको बिठा दिया जाए। क्योंकि एक तो मसला ये है इंडियन सेटअप का, कि पीछे लाइन लगी होती है। ये बस हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हमारे खिलाड़ी कुछ अनफिट हुए हैं तो पीछे हमारे पास है ही कुछ नहीं। इंडिया इज सम
थिंग डिफरेंट। इंडिया के अंदर जो है बैकअप टैलेंट भरा पड़ा होता है बिल्कुल, यानी कि बेहतरीन प्लेयर्स लाइन में लगे हुए हैं और उनकी जगह नहीं बन रही होती। तो ये ना हो कि राहुल त्रिपाठी 2-3 मैचेस में ना चले तो फिर पीछे वाला बंदा जो है उसको आप टी20 में उठा के ले आए। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे सेल्फलेस प्लेयर्स को आपको कंसिस्टेंटली चांस देना है। जैसे आपने स्काई पे भरोसा किया, उसको चांसेस देते रहे, हालांकि वो फेल भी होता रहा बीच में, लेकिन आप उसको चांसेस देते रहे, आपने कभी भी उसको ड्रॉप नहीं किया फॉर्म के ऊपर इस तरह से। तो सबसे पहला जो कल जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी मेरे हिसाब से, जिसने नोटिस करवाया अपने आप को, वो राहुल त्रिपाठी था। उसके बाद जो था जी, कल था स्काई का दिन। सूर्य कुमार यादव की कल रात थी और कल आपको पता है स्काई जो है वो एक कैफियत का नाम है, और जब वो कैफियत छा जाती है मैच के ऊपर तो तब आप कुछ भी कर लें, कोई भी बॉलर लगा दें, बाउंड्रीज कितनी भी लंबी कर लें, तो स्काई से वो बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सूर्य कुमार यादव जो हैं उनका कंपैरिजन एबी डिविलियर से किया जाता है, उन्हें मिस्टर 360 भी कहा जाता है, कोई कहते हैं कि ये बेटर देन एबीडी है। जैसा कि शोएब अख्तर का एक बयान आया कल के, जो सूर्य कुमार यादव हैं वो इन टर्म्स ऑफ जो 360 एरिया कवर करना होता है शॉट्स का, उस हिसाब से वो एबी डिविलियर्स से भी बेहतर है। मैं इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन मैं ये बात भी साथ ही कहता हूं कि आप उसे किसी और प्लेयर के साथ कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो स्काई जिस तरह की बैटिंग करता है, इस तरह की बैटिंग एबी डिविलियर्स नहीं करते थे। एबी डिविलियर्स अपने अंदाज से खेलते थे, वो एक अपने स्टाइल के एक अलग ही खिलाड़ी थे, उनका कंपैरिजन किसी के साथ बनता ही नहीं है। इसी तरह सूर्य कुमार यादव का कंपैरिजन भी किसी और प्लेयर के साथ नहीं बनना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स स्काई के पास हैं, वो इस टाइम जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट हो रही है, व्हाइट बॉल की, रेड बॉल की, इस टाइम उसके अंदर उस तरह की रेंज ऑफ शॉट्स किसी और प्लेयर के पास नहीं है, आई बेट। क्योंकि स्काई जो है, मिस्टर 360 का क्या मतलब है कि वो थर्ड मैन से लेके ऑफ साइड से लेके फाइन लेग तक ये जो पूरा सर्कल बनता है ना, हर जगह पे अपनी मर्जी से शॉट मार सकता है। वो ऑफ स्टंप की बॉल को अपनी मर्जी से फाइन लेग पे छक्का मार सकता है। मतलब ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप ऑफ स्टंप से उठा के फाइन लेग पे छक्का मार सकें, स्क्वायर लेग मार सकें, मिड विकेट। मतलब आप देखें कि कौन सा ऐसा रीजन है ग्राउंड का जहां पे स्काई शॉट नहीं मार सकता। और जिस तरह के एफर्टलेस वो छक्के मारता है, मतलब लगता ही नहीं है कि वो किसी तरह का कोई जोर लगा रहा है, कोई पावर, मतलब उसकी इतनी बेहतरीन वो जो बैट और बॉल का जो कनेक्शन होता है, और इतना बेहतरीन टाइम करता है वो अपने बल्ले से बॉल को, कि लगता ही नहीं है कि वो कोई एफर्ट पुट इन कर रहा है। तो स्काई की एक तो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा है, वो ग्राउंड के चारों तरफ अपनी मर्जी से शॉट्स मार सकता है। एक प्लेयर की जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है वो क्या होती है कि वो एक तरह की बॉल को 2-3 डिफरेंट जगहों पे शॉट्स मार सके अपनी मर्जी से। तो ये तो बिल्कुल क्लास है सूर्य कुमार यादव की, और कल उन्होंने वो क्लास दिखाई है। 45 बॉलों पे एक शानदार सेंचुरी जो स्कोर की है कल स्काई ने, मैं कहता हूँ मजा ही आ गया। और आप सोचें कि जो स्टेडियम में बैठे लाइव जो स्पेक्टेटर्स थे, वो जो ये लाइव ये मैच और ये इनिंग्स देख रहे होंगे, उनके पैसे पूरे हो गए होंगे, कितना मजा आया होगा उनको, जो टीवी पे हमें बैठ के इतना मजा आया। वो कि पाकिस्तान में किसी टीवी पे तो नहीं आ रहा, तो हमें प्रॉक्सीज वगैरह और मतलब डिफरेंट और एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, थोड़ा इस तरह करके देखना पड़ता है। हाँ, आईपीटीवी पे ये मैच आ जाता है, लेकिन मेरे घर आईपीटीवी नहीं है, तो मैं डिफरेंट एप्स के थ्रू फिर ये देखता रहता हूँ मैचेस। तो कल 45 बॉल्स 100 किया है स्काई ने, और कमाल की बारी ली है यार उसने। मैं कहता हूँ कि हर शॉट पे बंदा वाह वाह करने पे मजबूर हो जाता है। और स्काई जैसा जो प्लेयर है वो इस टाइम एक ही है पूरी दुनिया में, और फॉर्चुनेटली वो इंडिया के पास है, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे पास नहीं है इस तरह का प्लेयर, इस तरह का मिस्टर 360 प्लेयर। तो इंडिया जो है स्काई से बहुत फायदा फायदा उठा सकता है आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भी, और मेरे हिसाब से तो इसको ओडीआईज में भी अब मुकम्मल तौर पे चांसेस देने चाहिए स्काई को, और स्काई टेस्ट मैचेस भी खेल सकता है। तो 45 बॉलों पे 100, बहुत सारे टी20 रिकॉर्ड्स बनाए हैं कल सूर्य कुमार यादव ने। जैसा कि जो एक रिकॉर्ड, बड़ा यूनिक रिकॉर्ड सूर्य कुमार यादव ने बनाया, वो ये है कि सूर्य कुमार यादव आउटसाइड द ओपनिंग स्लॉट 3 टी20 इंटरनेशनल सेंचुरीज करने वाला पहला प्लेयर बन गया है। तो ये एक यूनिक रिकॉर्ड सूर्य कुमार यादव ने कल बनाया है कि ओपनर्स के अलावा, क्योंकि वो चौथे पांचवें नंबर पर खेलता है, तो आउटसाइड द ओपनिंग स्लॉट 3
इंटरनेशनल T20 100 और किसी खिलाड़ी के भी नहीं है चौथे पांचवें नंबर पे खेलने वाले पे, वो सिर्फ स्काई के हैं। और ये एक रिकॉर्ड कल बना है T20 इंटरनेशनल्स का कि चौथे पांचवें नंबर पे खेलने वाला एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उसने 3 T20 इंटरनेशनल हंड्रेड्स करनी है। पहला 100 भी मैंने इसका देखा था सूर्या का, जो कि इसने इंग्लैंड में नोटिंगम में बनाया था इंग्लैंड के खिलाफ 55 बॉलों पे जो 117 रन की इनिंग इसने खेली थी। कमाल की बारी थी भाई, वो भी बहुत ही अच्छी। गो के इंडिया वो मैच हार गया था, लेकिन कमाल का इसने खड़े होके वहां पे अपनी अपनी जो स्किल था, वो स्किल शो जो था ना, वो फुल फ्लैज इसने स्किल शो अपना दिखाया था। फिर दूसरी जो T20 इंटरनेशनल सेंचुरी बनाई सूर्या कुमार यादव ने, वो बनाई थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। न्यूजीलैंड के अंदर 51 बॉलों पे 111 रन की। और कल उन्होंने फिर एक और कमाल की इनिंग्स खेली है, 51 बॉलों पे 112 रन की शानदार इनिंग्स। और आप जो तीनों सेंचुरियां हैं वो आप उनकी हाइलाइट्स देखें, मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा। जो एक प्योर क्रिकेट लवर है ना, उसको मजा आ जाएगा बैटिंग का। और तीनों जो T20 सेंचुरीज हैं वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ की हैं स्काई ने। और ये इस टाइम दुनिया का सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाला बंदा भी बन गया है। मैं अगर जो जो टीम्स हैं, जो कि बड़ी टीम्स हैं, उनकी बात करूं, 180 का तकरीबन इसका स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट के अंदर। और इस टाइम ये हाईएस्ट है जितने भी इस टाइम T20 के प्लेयर्स दुनिया में खेल रहे हैं। और बड़ी टीम्स के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट जो है वो इस टाइम स्काई का ही है। और इसके करीब करीब भी कोई भटक नहीं रहा। तो तीन जो इसने 100 किए, इंग्लैंड में 100 किया, इंग्लैंड में ही खेल रहा था इंग्लैंड के खिलाफ। फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 100 किया न्यूजीलैंड के अंदर। और कल इसका इंडिया के अंदर अपने होम कंट्री के अंदर पहला T20 इंटरनेशनल 100 था। और कमाल की बारी थी, मजा आ गया। और ऐसी इनिंग्स देखने का बड़ा मजा आता है। गो के आप पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्योर क्रिकेट लवर्स हैं वो एक अच्छी क्रिकेट जहां पे भी होती है वो इसको एंजॉय करते हैं। तो कल वही दिन था कि हमने स्काई की बैटिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और उसका जो तीसरा इंटरनेशनल 100 था T20 का, उसका बहुत ज्यादा हमने हमने मजा लिया। गो के सूर्य कुमार यादव अभी भी जो फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल हंड्रेड्स हैं इंडिया की तरफ से, वो उसमें दूसरे नंबर पे हैं अभी भी। और पहले नंबर पे हिटमैन है रोहित शर्मा, जिन्होंने 35 बॉलों पे सेंचुरी की थी T20 के अंदर 2017 में राजकोट में अगेंस्ट द सेम अपोजिशन श्रीलंका। तो रोहित शर्मा आज भी पहले नंबर पे हैं फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल सेंचुरीज में इंडियन प्लेयर्स के अंदर। और स्काई अब आगे हैं दूसरे नंबर पे, जिन्होंने 45 बॉल्स पे जो है वो कल बड़ी ही शानदार सेंचुरी स्कोर की सेम अपोजिशन श्रीलंका के अगेंस्ट। तो इंडिया और श्रीलंका का जो लव अफेयर है ना, वो बहुत अच्छा हमें नजर आता है। क्योंकि रोहित शर्मा ने जो ओडीआई में 264 भी मारा था, वो इंडिया श्रीलंका के खिलाफ ही मारा था। दूसरे नंबर पे अब स्काई आ गए हैं, क्योंकि पहली सेंचुरी 35 बॉलों पे है रोहित शर्मा की। दूसरी सेंचुरी तेज तरीन जो है वो अब हो गई है अपने स्काई की। इसने 45 बॉलों में 100 मारा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे KL राहुल है, जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, जो कि अभी शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। तो KL राहुल ने 46 बॉलों पे बनाई थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 2016 में। उस टाइम KL राहुल का भी तूती बोला करता था, पता नहीं इसको किसकी नजर खा गई है। उसके बाद चौथे और पांचवें नंबर पे फिर स्काई हैं। और उन्होंने जो सेंचुरियां बनाई थी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो वो समझ लें कि आप जो टॉप 5 हैं फास्टेस्ट सेंचुरीज जो हैं इंडिया की, उसमें 3 स्लॉट्स पे सूर्य कुमार यादव जो है विराजमान है। इसी से आप उसकी डोमिनेंस का अंदाजा करें T20 क्रिकेट के अंदर। और अब मेरे ख्याल में उसका अगला टारगेट होगा कि उसे रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ना है, जो 35 बॉलों पे उसने सेंचुरी बनाई थी श्रीलंका के अगेंस्ट राजकोट के अंदर। तो स्काई जो है वो जब वो चल पड़ता है, जब वो मारना शुरू करता है, तो मैच एक साइड पे लगा देता है। और कल जब इंडिया ने 200 प्लस रन स्कोर कर दिए थे, 228 रन स्कोर किए, तो वहीं पे मैच का फैसला हो गया था मेरे हिसाब से कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एक तो 200 रन की चेस पे के करीब भी जाना। क्योंकि ऐसी जब बड़ी चेसेस होती हैं तो टीमें अक्सर मैंने देखा है कि वो जो है बहुत जल्दी आउट हो जाती है, क्योंकि तेज खेलने के चक्करों में कोई प्लान नजर नहीं आता। और श्रीलंका ने तो कल भी विकेट्स अपनी थ्रो की हैं। गो के इतने अच्छा पिच था, बैटिंग विकेट की बात की जाए तो बहुत ही कमाल का T20 पिच था कल। अगर वो तरीके से खेलते रहते, 10 8 10 रन बनाते रहते, 8 10 रन बनाते रहते, गलत शॉटें ना मारते, तो करीब तो पहुंचते ना, कम से कम मजा तो आता मैच का। लेकिन कल श्रीलंका की बैटिंग ने काफी डिसअपॉइंट किया, काफी पुअर डिस्प्ले ऑफ बैटिंग थी। और जिस तरह की शॉट्स मार के उनके खिलाड़ी आउट हुए हैं ना, उसका मुझे ज्यादा अफसोस हुआ। क्योंकि कल बॉलर्स ने कोई विकेट नहीं ली, विकेट सारी जो है वो थ्रो की गई हैं। सारी विकेट्स अंधाधुंध हिटिंग के चक्करों में भाई, आप इस तरह थोड़ी अंधाधुंध हिटिंग खाने थोड़ी उसके उनके बॉलर्स आए हुए हैं, आपको तरीके से खेलना पड़ेगा।
आप सिंगल डबल्स के लिए जाएं, आप जो है एक आधी ऑड बाउंड्री के लिए जाएं, क्योंकि आप 6 ओवर्स में आपने फिर भी 53 रन बनाए, लेकिन आपकी 2 विकेटें भी गिर गई मेरे भाई। तो विकेटें भी बचानी होती हैं, 200 की चेस जो है कभी भी आसान नहीं होती T20 क्रिकेट के अंदर। और सॉरी, वही हमने देखा कि कल फिर 137 पे सिमट गई श्रीलंका की बारी, और कल सबने ही अच्छी बॉलिंग की, उमरान मलिक ने भी अच्छी बॉलिंग की, और जो है आपके स्पिनर्स ने भी, अक्षर पटेल ने भी पहली विकेट अक्सर नहीं ली थी आगे। अक्षर पटेल तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, कल भी उसने एंड में आके हिटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी उसने आज अच्छी की। कल उसने बॉलिंग भी अच्छी की। तो अक्षर पटेल जो है, जब से रविंद्र जडेजा आउट हुए हैं टीम से, तो बड़े ही उसकी जगह जो है कवर करने में भरपूर तरीके से अभी तक तो कामयाब रहा है। गो के बॉलिंग में वो बाइट नहीं नजर आती अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन, जो बैटिंग में वो कर सकता है। तो मुझे अक्सर की बैटिंग हमेशा ही अच्छी लगती है उसकी बॉलिंग से ज्यादा, लेकिन अभी वो फिलहाल बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया की जो T20 सीरीज थी इन इंडिया बिफोर द वर्ल्ड कप, उसमें भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी अक्सर ने, और अभी भी वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बड़ा ही फॉर्म के अंदर है, और दोनों डिपार्टमेंट्स में वो फुली परफॉर्म कर रहा है। तो उसके बाद जो है वो सिख लड़का जो है लेफ्ट हैंडेड, कल उसने भी अच्छी बॉलिंग की, उसका नाम हमेशा मेरे जहन से निकल जाता है। और मैं अभी उसका नाम आपको बताता हूँ कि उसका नाम क्या है। सॉरी यार, नाम ना लें तो फिर अच्छी बात नहीं होती। तो बात हम कर रहे थे इंडिया और श्रीलंका के माबैन तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच के बारे में। हाँ जी, मैं बताने लगा था कि वो जो बच्चा है अपना इंडिया का, जी अर्शदीप सिंह, वो जिसने कैच छोड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ। तो अर्शदीप सिंह ने कल अच्छी बॉलिंग की है, 20 रन दे के उसने 3 विकेट्स हासिल की हैं। उसके अलावा हार्दिक पांड्या तो कर ही रहे हैं अच्छी बॉलिंग, उन्होंने भी कल 2 मजीद खिलाड़ी आउट किए। अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 19 रन दिए अच्छी, और उमरान मलिक ने भी कल 2 विकेट ली, और चहाल ने भी खैर कल 2 विकेट्स ले ली। अच्छा, युजविंदर चहाल पे मुझे लग रहा है कि तलवार लटक रही है, और क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा और मार बहुत खा रहे हैं, और मेरे हिसाब से चहाल का जो है वो फ्यूचर डिसाइड हो सकता है, क्योंकि अगर उसने कंसिस्टेंटली आगे परफॉर्म ना किया कुछ मैचेस के अंदर, तो चहाल की स्टोरी क्लोज हो सकती है। तो कल जो है इंडिया ने बड़े ही आसानी से ये T20 सीरीज जीत ली है, और हार्दिक पांड्या की एज T20 इंटरनेशनल कैप्टन ये पहली सीरीज थी फुल फ्लैज जैसे वो कहते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड में भी वो कैप्टन बन के गए हुए थे, तो लेकिन उस टाइम तो वो कैप्टन अनाउंस इतना नहीं हुए थे कि फुल फ्लैज वो कैप्टन है। वो बस जैसे और खिलाड़ियों ने रेस्ट लिया, रोहित शर्मा वगैरह, तो उनको कैप्टन बना के भेज दिया गया। लेकिन अनाउंसमेंट के बाद फुल फ्लैज अनाउंस किया गया है उनको कैप्टन, अब T20 के कैप्टन वही होंगे। तो उसके बाद ही उनकी पहली सीरीज, और पहली सीरीज उन्होंने जीती है बड़े ही आराम से। हार्दिक पांड्या जब से कमबैक किया हुआ है, तो हार्दिक पांड्या की बॉलिंग बहुत इंप्रूव हुई हुई है। हमने आईपीएल में भी देखा, उन्होंने जब गुजरात टाइटंस को टाइटल जितवाया, तो बॉलिंग बहुत अच्छी वो कर रहा है, और बैटिंग में कभी वो ऑन एंड ऑफ रहता है, कभी चल पड़ता है कभी नहीं चलता, लेकिन बॉलिंग उसकी बहुत कंसिस्टेंट है, मैं मानता हूँ इस चीज को। तो अब देखते हैं जी, अब यंग गन्स का दौर है, और इंडियन सिलेक्टर चेतन शर्मा साहब को दोबारा रिटेन कर लिया गया है चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स बीसीसीआई ने। और मेरे हिसाब से अब उनको यंगस्टर्स की तरफ जाना चाहिए, और यंगस्टर्स को लेके ही आगे चलना चाहिए, और इनको कंसिस्टेंट बेसिस पे चांसेस देने चाहिए, क्योंकि इन सब लड़कों ने जो कि लाइन में लगे हुए हैं आईपीएल के अंदर, इनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, और इनको लेके अब मजीद चांसेस देने चाहिए। कंसिस्टेंट ये ना हो कि कोई बड़ा प्लेयर वापस आता है तो फिर इनमें से सेट खिलाड़ी बेचारा जो यंगस्टर हो उसको बाहर कर दिया जाता है। तो जहां तक बात रही सिर्फ T20 की, मेरे हिसाब से अब इंडियन बोर्ड को और सिलेक्टर्स को या मैनेजमेंट को ये सोच लेना चाहिए कि ये यंगस्टर्स की गेम है, और आप संजू सैमसन को भी प्रॉपर चांसेस दें, राहुल त्रिपाठी को भी प्रॉपर चांसेस दें, श्रेयस अय्यर को तो आप चांसेस देते ही रहते हैं, लेकिन T20 में आप उसको चांस नहीं देते। मेरे हिसाब से वो T20 का भी एक अच्छा प्लेयर है, तो श्रेयस अय्यर वगैरह को भी आप प्रॉपर चांस दें। अभी ऋषभ पंत जो है, वो तो क्रिकेट से मेरे ख्याल में 6-8 महीने के लिए हो गए बाहर, क्योंकि उनका एक्सीडेंट जो हुआ था, हम दुआ गो हैं कि वो जल्द से जल्द रिकवर करें। तो ऋषभ पंत जो कि वाइस कैप्टन भी थे वाइट बॉल के अंदर, तो देखें क्या अल्लाह की करनी होती है कि वो अभी बिस्तर पे हैं, और 6-8 महीने के लिए ही बाहर हो गए हैं। और मेरे हिसाब से तो जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है उसको तो देर है काफ़ी, लेकिन 6-8-10 महीने की इस तरह की एक्सीडेंट के बाद फिर अपना रिहैब शुरू करना और बड़ा मुश्किल हो जाता है कम बैक करना, और उतनी देर में जो और विकेट कीपर खेल रहे होते हैं तो वो फिर जगह बना चुके होते हैं, तो बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन ऋषभ पंत मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और वो जब भी रिकवर कर जाएगा वो टीम में वापस आने की
फुल सलाहियत रखता है। तो अब हार्दिक पांड्या एक नए कप्तान के तौर पे अब यंग टीम को लेके चलेंगे आगे। अब देखेंगे कि अभी क्योंकि उनका होम सीजन शुरू हो गया है, अभी न्यूजीलैंड ने भी वहां जाना है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है, टेस्ट T20 ओडीआई सब कुछ होना है उनके होम के अंदर। अब उनका होम सीजन है और अब देखते हैं कि अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशंस जो है हार्दिक पांड्या अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रख पाते हैं कि नहीं। जैसा कि हमने रोहित शर्मा में देखा था कि वो उनमें गुस्सा, उनकी फ्रस्ट्रेशन वो नजर आ जाती थी, यानी कि वो कूल एंड काम और कंपोज्ड हमें नहीं लगे एज अ कैप्टन। तो ये चीज हार्दिक में भी थोड़ी बहुत मैंने देखी तो है, लेकिन देखेंगे कि जब प्रेशर वाले मैचेस होंगे और बड़ी टीम्स के खिलाफ मैचेस होंगे तो वहां पे ये काम एंड कंपोजर हमें क्या नजर आता है हार्दिक का। भी तो वो बड़े हैप्पी एंड गो वाले कप्तान मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी ये थी भी तो हल्की सीरीज ना। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि बेशक इंडिया की ये फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया की ये टीम मैं श्रीलंका से ऊपर ही रेट करूंगा। तो अब ओडीआई स्टार्ट होने हैं श्रीलंका के और इसके अपना इंडिया के, और ओडीआईज के अंदर जो है वो जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है बड़े ही लंबे अरसे के बाद। और जसप्रीत बुमराह भी समझ लें कि आप वो बॉलर्स का सूर्य कुमार यादव है। तो जसप्रीत बुमराह को भी बॉलिंग देखने का भी वैसे ही मजा आता है जैसे आपको स्काई की बैटिंग देखने का मजा आता है। तो देखना है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी जसप्रीत बुमराह इन एक्शन डेस्परेटली। तो देखते हैं जी कि क्या वो फुल फिट हो गए हैं। मेरे हिसाब से अगर वो फुल फिट नहीं भी थे तो उनको मजीद भी थोड़ा और रिकवरी का मौका देना चाहिए था। मेरे ख्याल में सिलेक्टर्स ने देख लिया होगा, उनका टेस्ट वगैरह ले लिया, क्योंकि अब इंडियन की जो मीटिंग हुई थी बीसीसीआई की उसके अंदर योयो टेस्ट वगैरह को भी शामिल दोबारा करने का फैसला किया गया था। तो मे भी उन्होंने योयो टेस्ट वगैरह क्लियर कर लिया हो, तो इसलिए उनको ओडीआई स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो आई विश हिम गुड लक फॉर अपना जसप्रीत बुमराह। और जो है आप देखते हैं कि व्हाइट बॉल के अंदर ओडीआईज में लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर जो है किस तरह की क्रिकेट होती है, किन किन प्लेयर्स की वापसी होती है, किन किन प्लेयर्स को चांस दिया जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हार्दिक पांड्या फॉर विनिंग द T20 इंटरनेशनल सीरीज। और श्रीलंका की परफॉर्मेंस दो मैचेस में बहुत अच्छी रही है। दसुन शानका की बजाते खुद बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है दोनों मैचेस में पहले, लेकिन कल के मैच के अंदर वो कंप्लीटली जिसे कहते हैं ना बेम्बूजल्ड हो गए थे। और वो जो 228 रन का प्रेशर वो बिल्कुल नहीं ले सकी और बिल्कुल वो टीम टूट गई। जबकि एक बड़ी अच्छी टीम को, जो बड़ी टीम होती है, अच्छी टीम होती है, उसको क्रम्बल नहीं करना चाहिए अगर उनको बड़ा टारगेट भी हो जाए। आप ये कोशिश करते हैं कि हम 200 तक चले जाएं, चलें। आप 200 रन का टारगेट रखते हैं कि 200 करना है, आप 228 पे ना जाते। तो ये मैच आप जितना क्लोज लेके जा सकते थे उतना ही आपको फायदा हो सकता था। तो चले जी, इंडिया और श्रीलंका की सीरीज समाप्त हो गई है और मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव एक एनालिसिस, एक वीडियो, दिल की बात आपके साथ शेयर कर ली जाए और मुबारकबाद दे दी जाए हार्दिक पांड्या को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब क्रिकेट की नेक्स्ट एक्टिविटीज जो भी होंगी उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो लेके मैं हाजिर हो जाऊंगा स्पोर्ट्स राउंडअप की। तब तक दीजिए अपने होस्ट अली रजा को इजाजत। अल्लाह निगहबान।